प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग व्याकरण का अव्यय पाठ पढ़ने जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो अव्यय पाठ होता है इसे ही अविकारी भी कहते हैं। जो भी अव्यय शब्द होंगे वे सब अविकारी शब्द होंगे। इस अव्यय पाठ में ये सबसे पहला है क्रिया विशेषण। तो हम लोग मुख्य रूप से क्रिया विशेषण को भी पढ़ेंगे और इसकी परिभाषा, भेद और उदाहरण के साथ हम लोग इसे समझेंगे। और क्रिया विशेषण को पहचानने का क्या तरीका है ये भी हम लोग जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं अव्यय क्या होता है। तो इसका अर्थ आप लोग जान लें। अव्यय का अर्थ होता है जो व्यय न हो। ये व्यय मतलब होता है खर्च। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। इसकी परिभाषा है ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, हम उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इसका उदाहरण है धीरे, अब, वाह, जहां आदि। ये अव्यय और अविकारी दोनों एक ही आपको होते हैं, ये आप लोगों ने समझ लिया। ये अविकारी का भी मतलब होता है अजोड़ विकारी, मतलब जिसमें विकार नहीं होता है। तो ये अव्यय और अविकारी दोनों एक ही हो गया। और अब हम देखते हैं कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो इसके हम लोग 4 या 5 भेद व्याकरण की पुस्तकों में देखते हैं। तो हम लोग अभी 5 भेद इसके पढ़ेंगे। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और 5वां है निपात। ये 5वां भेद बाद में जोड़ा गया है और कुछ पुस्तकों में ये 5वां भेद नहीं भी रहता है। तो 4 भेद या 5 भेद हम लोग जो पूरा ही क्यों नहीं पढ़ लें, तो इसको हम लोग पूरा ही पढ़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। तो सबसे पहला भेद है क्रिया विशेषण। तो हम लोग अब जो है अव्यय के सबसे पहले भेद को देखते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोग देख लीजिए, बहुत आसान इसकी परिभाषा है। यह है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द के द्वारा हम क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसका उदाहरण भी बहुत आसान है, देखिए आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। राम धीरे बोलता है। राम बोलता है तो कैसे बोलता है? धीरे। ये बोलने की विशेषता बता रहा है धीरे शब्द। तो यहाँ धीरे हो गया आपको क्रिया विशेषण का उदाहरण। सोहन ऊपर बैठा है। सोहन कहाँ बैठा है? ऊपर। तो ये ऊपर हो गया आपको क्रिया विशेषण। और देखिए लता मधुर गाती है। तो लता कैसी गाती है? मधुर। ये मधुर शब्द हो गया क्रिया विशेषण। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो क्रिया विशेषण होते हैं। तो आइए हम उन सभी शब्दों को आगे देखने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग देख लें पहले क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। इसके भेद होते हैं 4। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चारों को हम लोग समझेंगे अलग अलग। देखिए पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और सीधे इसकी परिभाषा, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। 2 उदाहरण देखिए इसका, आप लोग समझ जाएंगे। मोहन अचानक आ गया।
सोहन सचमुच चला गया। मोहन आ गया, तो आने का तरीका क्या था, उसकी विधि क्या थी? अचानक। ये मतलब वो बिना किसी को बताए। और सोहन सचमुच चला गया, सोहन चला गया लेकिन कैसे, उसकी विधि क्या, रीति क्या? तो सचमुच में, सच में चला गया। और इसके अन्य भी उदाहरण आप लोग देखें। इसमें ऐसे, कैसे, वैसे, जैसे, सुखपूर्वक, ज्यों त्यों, उचित, अनुचित, धीरे धीरे, सहसा, ध्यान पूर्वक, सच, तेज, झूठ, यथार्थ, वस्तुतः, अवश्य, वृथा इत्यादि शब्दों को भी हम लोग इसमें रखते हैं। और अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। यहाँ आपको 10 प्रकार मिलेंगे। तो पहला देखिए, ये है विधि बोधक। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं ये आप लोग देख लीजिए। ध्यान पूर्वक, सहसा, हाथों हाथ, सुख पूर्वक, परिश्रम पूर्वक, धीरे धीरे, शीघ्र, ये शब्द आते हैं। दूसरा है निश्चय बोधक। तो निश्चय बोधक के शब्द आप लोग देख लीजिए। अवश्य, निसंदेह, जरूर, वस्तुतः, बेशक, सचमुच, हाँ। और अब देखिए अनिश्चय बोधक शब्द, ये है शायद, संभवतः, प्रायः, बहुधा। उसके बाद है कदाचित, अक्सर। और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हेतु बोधक, इसमें होता है क्यों, किस लिए, इसलिए, अतएव, अतः और क्योंकि। और निषेधवाचक में देखिए ना, नहीं, मत, कभी नहीं। फिर प्रश्नवाचक, ये क्यों, कैसे। फिर स्वीकृति बोधक, हाँ, जी, ठीक, सच, बिल्कुल। और ये देखिए 8वां अवधारणा बोधक, ही, भी, मात्र, तो, भर और तक। ये अवधारणा बोधक के जो उदाहरण है, इसको हम लोग निपात में भी देखेंगे जब उसको पढ़ेंगे तब। तो अब हम लोग देखते हैं आकस्मिक बोधक, सहसा, अचानक, एकाएक, अकस्मात। और अंतिम है आवृत्ति बोधक, सरासर, फटाफट, खुल्लम खुल्ला, धराधर, चुपचाप। तो ये आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार और उसके उदाहरण हुए। तो अब हम लोग जो देखते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचाने कैसे। तो यहाँ देखिए आप लोग, यदि वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ कैसे लगा दिया जाए तो उत्तर में रीतिवाचक क्रिया विशेषण आएगा। जैसे सोमेश धीरे धीरे बोलता है। अब हमको इसमें एक प्रश्न बनाना पड़ेगा क्रिया को लेके। प्रश्न है, यहाँ देखिए, कैसे बोलता है। इसका उत्तर हमको क्या मिलेगा? धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे शब्द हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यदि कैसे लगा के हम लोग प्रश्न करेंगे और उसका सही उत्तर आ गया तो समझिए वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो अब हम लोग जो है कालवाचक क्रिया विशेषण को देखते हैं, ये दूसरा भेद। तो इसकी परिभाषा आप लोग देखें। यह है क्रिया होने के समय की सूचना देने वाले शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये काल का मतलब ही होता है समय। जिस शब्द से समय की सूचना मिले कि वो क्रिया कब हुई है तो उसे ही हम लोग कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके उदाहरण देखिए आप लोग, तुरंत समझ में आएगा। सीता अभी आई है। और दूसरा है तुम अब जा सकते हो। और तीसरा देखिए सिमरन परसों गाएगी। तो सीता आई है, तो सीता कब आई है? अभी। तुम जा सकते हो, तो तुम जो है कब जा सकते हो? अब। सिमरन परसों गाएगी, कब गाएगी सिमरन? परसों।
ये गाने की विशेषता, जाने की विशेषता और ये आने की विशेषता से संबंधित शब्द है। इसी को हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण के भी भेद को देख लेते हैं। इसके 3 भेद आपको दिखाई पड़ रहे हैं पीले अक्षरों में। ये है काल बिंदुवाचक, और दूसरा है अवधिवाचक, तीसरा बारंबारतावाचक। सबसे पहले काल बिंदुवाचक हम लोग देख लेते हैं। आज, कल, अब, जब, अभी, कभी, सायं, प्रातः, परसों, उसके बाद है कब, तब, जब, पश्चात। ये सब काल बिंदुवाचक हो गए। और दूसरा अवधिवाचक, सदैव, दिन भर, आजकल, नित्य, लगातार, निरंतर, सदा आदि। और बारंबारतावाचक देख लीजिए, यह है प्रतिदिन, रोज, हर बार, बहुधा, प्रतिवर्ष आदि। ये बारंबारतावाचक आपको कालवाचक क्रिया विशेषण के। और अब हम लोग देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए, हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया के साथ प्रश्न लगाते हैं। और प्रश्न में लगाते हैं कब। ये प्रश्नवाचक शब्द है कब, इसी को हम लोग प्रश्न में लगाते हैं। और इसके उत्तर में जो शब्द आता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होता है। जैसे देख लीजिए, मैं कल जाऊंगा, यह एक वाक्य है। अब इससे प्रश्न बनाते हैं कि मैं कब जाऊंगा, तो इसका उत्तर आता है कल। तो ये जो कल शब्द है ये आपको कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हुआ। इसी तरह से हम लोग जो है कब शब्द लगा के प्रश्न बनाएंगे और उसका उत्तर को पाएंगे। तो अब देखिए तीसरा भेद आप लोग, ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और इसकी परिभाषा बहुत आसान, यह क्रिया होने के स्थान या दिशा का बोध कराने वाले शब्द को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सोहन अंदर गया था, रीमा ऊपर बैठी है। सोहन गया था तो कहाँ गया था? अंदर। रीमा बैठी है तो कहाँ बैठी है? ऊपर। ये अंदर और ऊपर शब्द आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब इसके भी 2 भेद बच्चों आप लोग देख लीजिए। पहला है स्थितिवाचक और दूसरा है दिशावाचक। तो पहले भेद जो है स्थितिवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं? यहाँ, वहाँ, कहाँ, आसपास, निकट, आर पार, चारों ओर, जहाँ, यह, तहाँ, नीचे, मध्य, आगे, पीछे, पास, अंदर, बाहर, आमने सामने, दूर, प्रत्यक्ष आदि। दूसरा दिशावाचक है, सामने, उसके बाद इधर, उधर, किधर, ऊपर, नीचे, दाहिने, बाएं, की ओर, जिधर आदि। ये सब दिशावाचक क्रिया विशेष या स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। और देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचान कैसे करें, ये भी बहुत आसान है। ये क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न लगाने से उत्तर के रूप में स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द आ जाता है। अब इसको उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। वह ऊपर बैठा है, तो प्रश्न बनाइए वह कहाँ बैठा है? उत्तर मिलेगा ऊपर। ये ऊपर शब्द ही जो है इस वाक्य में क्रिया विशेषण का शब्द है। वह ऊपर बैठा है तो इसमें ऊपर शब्द क्रिया विशेषण का शब्द है। और ये कौन सा क्रिया विशेषण है? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हम लोग सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण को इसी तरह पहचानेंगे। और अब चौथा और अंतिम भेद देख लीजिए, यह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसकी हम लोग सीधे परिभाषा देखते हैं। यह है जिन विशेषणों से क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये परिमाण का मतलब ही होता है मात्रा। तो आप लोग देखिए इस उदाहरण से समझिए। सोहन खूब खाता है,
मोहन ने कम परिश्रम किया। तो ऊपर में सोहन खाता है, तो कितना खाता है? खूब। मोहन ने परिश्रम किया, लेकिन कितना किया? तो कितना किया? कम किया। यहाँ खूब शब्द, कम शब्द, ये आपको मात्रा के बारे में बता रहा है, खाने की मात्रा और परिश्रम करने की मात्रा। तो इसे ही हम लोग कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब आप लोग देखिए कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में और भी शब्द आते हैं, जो है लगभग, सर्वथा, अति, अत्यंत, उसके बाद कई, एक, उसके बाद कम, अधिक, कितना, तनिक, बस, इतना, पर्याप्त, खूब, निपट, थोड़ा सा आदि। और हम लोग ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को पहचानेंगे कैसे, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, क्रिया के साथ कितना, कितनी प्रश्न लगाने से उत्तर में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आता है। अब इसको उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। भीमसेन ढेरों आम खा गया। तो प्रश्न बनाइए कि कितना खा गया। आपको उत्तर मिल जाएगा ढेरों। भीमसेन कितना खा गया है? ढेरों खा गया। या आप लोग प्रश्न बनाइए, भीमसेन कितना आम खा गया? उसका भी उत्तर वही मिलेगा, ढेरों। भीमसेन ढेरों आम खा गया। तो यहाँ ढेरों शब्द आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपने हमारे इस वीडियो को इतना ध्यान से देखा, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।